दोस्तों नमस्कार। नीतीश कुमार दिल्ली आए। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री और तय मानिए कि अब यूपीए के औपचारिक रूप से संयोजक, लगभग संयोजक का दर्जा उन्हें दे दिया गया, क्योंकि जिस प्रकार की जिम्मेदारियां उन्हें सौंपी गई है वो किसी संयोजक के, किसी भी गठबंधन के कन्वेनर से कम नहीं है। औपचारिक ऐलान कुछ दिनों में हो भी सकता है, लेकिन नीतीश कुमार के आने और विपक्षी एकता की बातें करने के बावजूद अभी भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसके बूते नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में अपनी वापसी का मंसूबा पाले हुए है। वो कौन से मुद्दे हैं, वो कौन सी सरकारें हैं? फिलहाल मुद्दों की चर्चा तो आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि मुद्दों की चर्चा हम अक्सर करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन मोटे तौर पर आप कहें तो तीन ऐसे राज्य हैं, जी हाँ, तीन ऐसे राज्य, उत्तर प्रदेश, गुजरात और असम को छोड़कर तीन ऐसे राज्य हैं जिसके बूते भारतीय जनता पार्टी अब भी अपने नेतृत्व में किसी भी प्रकार से कोई भी गणित अपनाकर सरकार बनाने का सपना संजोए हुए है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी के कॉन्फिडेंस के पीछे का राज सिर्फ अमित शाह की चाणक्य नीति नहीं है। वो चाणक्य नीति, जिस चाणक्य नीति के बूते अब जीतन राम मांझी के भी उनके साथ आने की बात कही जा रही है, वो चाणक्य नीति जिसमें सिर्फ केंद्रीय जांच एजेंसियों के सदुपयोग या दुरुपयोग जो भी हो उसकी बातें होती है, या वो चाणक्य नीति जिसके बूते गुवाहाटी मॉडल की एक सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई। बात उसकी नहीं है। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तीन देश के बड़े और महत्वपूर्ण राज्य हैं जिन राज्यों के बूते सत्ता में वापसी का मंसूबा इस बिना पर पाले हुए हैं कि उसके पास गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम जैसे बड़े राज्य तो है ही, इसके अलावा भी तीन राज्यों में वो अपने दम पर या अपने सहयोगियों के माध्यम से सहयोगी जुटाने की अपनी क्षमता के बूते आज भी ताकतवर दिखाई दे रही है। तो चलिए सिलसिलेवार ढंग से आपको ज्यादा समय ना लेते हुए उन तीनों राज्यों की परिस्थितियों से और उन तीनों राज्यों में बीजेपी कॉन्फिडेंट क्यों है उसकी एक एक परिस्थितियों से आपको अवगत कराते हैं। सबसे पहले बात आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी का वहां कोई नाम लेवा दिखाई नहीं देता। लोकसभा में एक सीट भी निकाल पाने की भारतीय जनता पार्टी की कोई उम्मीद नहीं दिखती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस राज्य की 25 की 25 सीटों को अपने पाले में मानकर चलती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कारण क्या है? तो आप सब जानते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियां और तमाम तरह के सदुपयोग दुरुपयोग की बातें। वहां आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी है चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। और इन दोनों पार्टियों पर आपने ध्यान दिया होगा, तमाम तरह से सीबीआई, ईडी के सदुपयोग या दुरुपयोग की चर्चाएं आपने सुनी, लेकिन इन दोनों पार्टियों, इन दोनों नेताओं के ऊपर कोई कार्रवाई होते हुए नहीं सुनी। जगनमोहन रेड्डी जेल में भी रह चुके हैं, जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ मामले भी हैं, लेकिन इसके बावजूद यहां की दोनों क्षेत्रीय पार्टियों को बीजेपी गुड ह्यूमर में रखना चाहती है और अब तक रखती रही है, चाहे वो उनके साथ खड़े हो या ना हो, ताकि यदि जरूरत पड़े तो इन लोगों का इस्तेमाल इस प्रकार से किया जा सके, इन लोगों को यह एश्योरेंस दिया जा सके, ये भरोसा दिया जा सके कि आपके खिलाफ मैंने कभी कोई कार्रवाई की थी क्या। आप देखिए, जहां मामले नहीं है वहां भी मामलों की खुदाई चल रही है, और जहां मामले कई बार बनाए भी जाते हैं और बनाने का आरोप लगता भी रहा है, चाहे तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला हो या संजय राउत को आपने देखा कि कोर्ट ने जमानत देते वक्त क्या कहा था, उस मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाने पर ही कोर्ट विफल पड़ा था। शिवसेना के नेताओं के खिलाफ मामला हो, और अब तो आदित्य ठाकरे ने भी कुछ कह दिया। आदित्य ठाकरे ने तो ये तक कह दिया है, और यदि उनके दावे को सत्य माने, उनकी बात पे भरोसा करें, तो बकौल आदित्य ठाकरे एक नाथ शिंदे उनके घर आए थे और उन्होंने कहा था कि यदि हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि जांच एजेंसियों का किस प्रकार से उपयोग होता रहा है। तो यही कारण है कि आंध्र प्रदेश की दोनों प्रतिद्वंदी क्षेत्रीय पार्टियों, जिनके बीच ही 25 लोकसभा सीटें आपस में बंटनी है, 25 में कम से कम 22-23 तो जरूर ही बंटनी है, इक्का दुक्का भले ही कांग्रेस या सीपीआई को मिल जाए, लेकिन 22-23 या हो सके तो 25 भी मिल सकती है। इन 25 को भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में उसे यह भरोसा है कि चूंकि बीजेपी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, लिहाजा इन दोनों पार्टियों के समर्थन का दावा वो कर सकती है। आप 2001 से 2003 के बीच के एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को देख सकते हैं,
जिस सरकार में प्रत्यक्ष तौर पर तो डीएमके शामिल था, लेकिन एआईएडीएमके भी उसके विरोध में उस दौर में नहीं थी। कमोबेश इसी प्रकार की स्थिति यहां बनाकर रखी गई है, क्योंकि यहां से उसे भरोसा है कि समर्थन मिल सकता है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी को तो कांग्रेस की सरकार के दौर में ही जेल जाना पड़ा था, यूपीए के दौर में ही। लिहाजा उस मामले को, उस भावना का भी इस्तेमाल बीजेपी अपने पक्ष में कर सकती है कि देखिए, आपको तो कांग्रेस ने जेल भेजा था, मैंने तो आपको जेल नहीं भेजा, मैंने तो आपके खिलाफ मुकदमे नहीं खोले। तो ये एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसमें बीजेपी को भरोसा है कि यदि वो गिरते पड़ते 220 लोकसभा सीटों तक अकेले पहुंच जाती है, तो यहाँ की 25 सीटों को अपने पाले में मान सकती है। अब आते हैं दूसरे राज्य जहां बीजेपी खुद ताकतवर है। यूं कहें कि पिछले 7 लोकसभा चुनाव से बीजेपी ताकतवर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश यानी आरएसएस की सबसे पुरानी लेबोरेटरी। मध्य प्रदेश यानी राजमाता सिंधिया और कुशाभाऊ ठाकरे का प्रदेश। मध्य प्रदेश जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ के जमाने से आप जोड़े तो 6 मुख्यमंत्री बना चुकी, और मध्य प्रदेश जहां बीजेपी अभी पिछले 20 सालों में 1 साल को छोड़ दे तो 19 सालों से सरकार चलाती हुई दिख रही है। उस मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का जो अपना आकलन है, और उस आकलन के बारे में जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है, उसमें यही है कि बीजेपी खराब सूरत हाल की स्थिति में भी 25 लोकसभा सीटें जीत सकती है। 29 में 25, कम से कम 27-28 भी जीत सकती है, लेकिन 25 का उसका अपना क्लेम है। लेकिन ये परिस्थितियां हैं क्यों है, इसके पीछे आधार क्या है? तो इसके पीछे असली आधार यही है कि यदि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी भी, तब भी वो कमलनाथ को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाएंगे तो कमलनाथ कांग्रेस के अंदर के कॉन्ट्राडिक्शंस को दूर कर सत्ता में तो बने रह सकते हैं, लेकिन कमलनाथ के पीछे जो एक जनाधार होता है वो सिर्फ छिंदवाड़ा लोकसभा सीट तक सीमित है। कमलनाथ के पीछे कोई जाति या सामुदायिक चेतना नहीं है। कमलनाथ कोई नीतीश कुमार की तरह जाति जनगणना या पिछड़ावाद या दूसरे मुद्दों का अपने पक्ष में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। न तो उनके साथ राजपूत होंगे, न ब्राह्मण होंगे, न उनके साथ पिछड़े वर्ग की जातियां होंगी, न ही आदिवासी होंगे, न ही दलित होंगे। तो बीजेपी इस मामले में मुतमईन है कि कमलनाथ, यदि कांग्रेस की जीत की कोई संभावना इस साल दिसंबर में बनती भी है, तो कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन होंगे, जैसे पिछली बार थे। तो अब बीजेपी को लग रहा है कि राज्य की सत्ता भले चली जाए, उसकी हिंदुत्व की, उसकी चुनावी हिंदुत्व की सियासत पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के रहते कोई आंच आने की संभावना नहीं है। 2019 में भी नहीं आई थी, उस वक्त भी कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन अपने बेटे को ही जिता पाए थे। आरएसएस मध्य प्रदेश में कितना ताकतवर है कहने की जरूरत नहीं है कि मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री तो कई बार बाबाओं को भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए दिखते हैं। हाल ही में बाबा को आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से टेलीविजन मीडिया उनको, जिसे गोदी मीडिया आमतौर पर कहा जाता है, वो मीडिया किस तरह से उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। तो बाबाओं के राज्य मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है, और भारतीय जनता पार्टी के कॉन्फिडेंट का राज क्या है कि सत्ता आए तो भी विन विन सिचुएशन, सत्ता नहीं आए तो कांग्रेस पार्टी के जो संभावित मोहरे हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव तक के लिए आह्लादित करने की स्थिति में दिखाई देते हैं। तो ये बात मध्य प्रदेश के बारे में कही जाती है, और मध्य प्रदेश में बीजेपी के अंदर यदि कॉन्ट्राडिक्शंस कम है तो कांग्रेस के अंदर भी कॉन्ट्राडिक्शंस फिलहाल थमते हुए नजर आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जा चुके हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के बीच का जो फैक्टर था वो लगभग खत्म हो चुका है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से अपना एक ट्राइबल बेल्ट में खासकर असर दिखा चुके हैं, और नगर निकायों के चुनाव में भी देखा गया कि कई जगह कांग्रेस ने अप्रत्याशित जीत दर्ज की। तो ये एक फैक्टर है जिससे भारतीय जनता पार्टी को चिंतित होना चाहिए, लेकिन इस चिंतित होने के बावजूद उसे दिखाई दे रहा है कि 96, 98 और 99 में तो कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह, तब भी लोकसभा सीटें बहुतायत में भाजपा की झोली में आई। 2019 में मुख्यमंत्री कमलनाथ थे, तब भी लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई, लेकिन जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ एक सामुदायिक चेतना थी, उनके पास कुछ वोट बैंक था, वो कांग्रेस के मैनेजमेंट स्किल तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने समाज में भी अपना असर बना रखा था, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादातर सीटें तो वहां मिल जाती थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी 8, 10, 12 सीटों तक पहुंच जाती थी। और 2009 में तो 29 लोकसभा सीटों में भले ही भाजपा की सरकार वहां थी, लेकिन 29 में से 12 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी। खैर, लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है कि वहां कुछ नहीं हो सकता। अब आते हैं
सबसे ज्यादा अंतर्कलह से जूझ रही पार्टियों के राज्य राजस्थान पर। जी हाँ, यह तीसरा राज्य है और इस तीसरे राज्य में राजस्थान में जो परिस्थितियां हैं, क्या भाजपा क्या कांग्रेस, दोनों ही जगह घमासान मचा हुआ है। कहीं वसुंधरा बनाओ या वसुंधरा हटाओ ये घमासान है, तो कहीं अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट की लड़ाई है। और इस लड़ाई में कांग्रेस और भाजपा दोनों जूझती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इस अंतर्कलह के बावजूद जो राजस्थान से फीडबैक मिल रहा है, वो फीडबैक यही कहता है कि अशोक गहलोत की सरकार रिपीट नहीं कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही है। क्योंकि 5 सालों की सत्ता की एंटी इनकम्बेंसी भी है। राजस्थान का एक ट्रेडिशन भी है कि 5 सालों के राजस्थान सत्ता को रोटेट करता रहा है। हालांकि केरल में भी ये ट्रेडिशन था जिसे पिनराई विजयन ने बदल दिया। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी को उतना डैमेज करने की स्थिति में नहीं है जितना सचिन पायलट की नाराजगी कांग्रेस को डैमेज कर रही है। अब वहां से दो बातें आ रही है। एक तो ये कि कांग्रेस पार्टी अंतर्कलह के बावजूद अशोक गहलोत को इसलिए बनाए रखना चाहती है क्योंकि सचिन पायलट की लॉयल्टी पे उसे भरोसा नहीं है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी ये मान बैठी है कि चुनाव के वक्त हम किसी को भी मुख्यमंत्री बनाए, राजस्थान में परंपरा के मुताबिक चुनावी हार ही विधानसभा में मिलनी है। लेकिन संभवतः कांग्रेस पार्टी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि मुख्यमंत्री राजस्थान में यदि ऐसा होता है जो जाट समुदाय का हो या किसी और समुदाय का जो स्थानीय समीकरणों को साध सके, तो सत्ता पलट भी सकती है। और नहीं भी पलटती है तो 10-12 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना को सत्ता जाने की सूरत में भी पुख्ता कर सकती है। क्योंकि मौजूदा दौर में पिछले 2 लोकसभा चुनावों पर यदि आप नजर डालें तो राजस्थान की 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये राजस्थान की परिस्थितियां हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि अश्विनी वैष्णव सीएम बन के आ सकते हैं। चुनाव के पहले डिक्लेरेशन नहीं होगा, चुनाव के बाद रेल मंत्री को मुख्यमंत्री बना देने का बिहार वाले ट्रेडिशन पर राजस्थान को ले जाने की तैयारी हो रही है। तो ये कोशिश है। कुछ लोग सतीश पूनिया का नाम ले रहे हैं, कुछ लोग गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम ले रहे हैं। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में स्पष्ट तौर पर दिखाई रहा है कि बहुत ज्यादा संभावना इस बात की है कि विधानसभा चुनाव तक अशोक गहलोत को छेड़ा नहीं जाएगा। या फिर जो दूसरा एक स्लिम चांसेस दिख रहे हैं कि अशोक गहलोत के कैंप के, यदि कांग्रेस नेतृत्व तो वाकई इस पर सोच रहा है, तो कुछ अंदरूनी खबरें ऐसी है कि गहलोत कैंप के किसी जाट नेता को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए, सचिन पायलट को कतई मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस का आला कमान और कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। तो इस परिस्थिति में राजस्थान की जो परिस्थितियां हैं, वो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को लीड कौन करता है इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं, भारतीय जनता पार्टी इस मामले में स्पष्ट तौर पर बढ़त पर है और उसका ऐसा मानना राजस्थान की परिस्थितियों को देखते हुए वाजिब भी लगता है कि विधानसभा चुनाव में सत्ता उसके हाथ आ रही है। और सत्ता जब उसके हाथ आ रही है और अशोक गहलोत ही अंतिम पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर 2023 के दिसंबर में सत्ता से विदाई ले रहे हैं, तो फिर 25 में 25 यदि भाजपा रिपीट करने की सोच रही है तो उसकी रणनीति को गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ, यदि पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर कोई मजबूत जातीय समीकरण को का प्रतिनिधित्व करने वाला नेता यदि विदाई लेता है या सत्ता को बरकरार रखता है, तो उस परिस्थिति में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का गेम बिगड़ सकता है। अब कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है, या कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह पर चुटकी लेते हुए जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं, कल ही उन्होंने कहा है कि गहलोत साहब के दोनों हाथों में लड्डू है। सब जानते हैं कि उनकी पार्टी अंतर्कलह से जूझ रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने अंतर्कलह को एंटी इनकम्बेंसी के नाम पर और वसुंधरा फैक्टर को एंटी इनकम्बेंसी के मजबूत होने के कारण ही उसको दरकिनार करने की मुद्रा में भी दिख रही है। लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ऐसा कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। कांग्रेस किसी मजबूत कार्ड के बूते ही चुनाव में जीत सकती है। लेकिन कांग्रेस के साथ एक दूसरी समस्या भी है, क्योंकि जो लोग गहलोत की जगह किसी दूसरे व्यक्ति यानी गहलोत पायलट के अलावा किसी तीसरे के मुख्यमंत्री बनाने की का तर्क देते हैं, उनके सामने पंजाब का उदाहरण बीच में खड़ा हो जाता है कि पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच के विवाद में चरणजीत सिंह चन्नी को लाया गया था और वो प्रयोग फेल हो गया था। लेकिन पंजाब का प्रयोग फेल हो जाना, राजस्थान में भी प्रयोग फेल हो जाएगा, इस बात को पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है और कांग्रेसी संभवतः इसी वजह से
राजस्थान की परिस्थितियों से वाकिफ होते हुए भी राजस्थान में छेड़छाड़ की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और यही एक बड़ा कारण है कि राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में इतना कॉन्फिडेंट है कि यूपी, असम और गुजरात के अलावा भी इस देश के 3 बड़े राज्य हैं, जहां से 2 में वो खुद जीत सकती है, बड़ी संख्या में सीटें ला सकती है, कम से कम 48, 50, 52 तो ला ही सकती है, और एक राज्य में भी 22-23 सांसदों के समर्थन उसे लोकसभा चुनाव के बाद मिल सकता है। अब इस फैक्टर को कुछ हद तक तो कांग्रेस पार्टी को दरकिनार करना होगा, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान के मामले में। वहीं कुछ हद तक विपक्षी एकता की अनौपचारिक तौर पर कमान संभाल चुके नीतीश कुमार को भी देखना होगा कि जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू से राबता कायम करने में और उन्हें विपक्षी फोल्ड में चुनाव बाद की परिस्थितियों में आने के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर पाने में वो कितने कामयाब हो पाते हैं, या कांग्रेस पार्टी किस हद तक नीतीश कुमार को फ्री हैंड देती है कि आप अपनी तरफ से कोई भी आश्वासन किसी भी क्षेत्रीय दल को दे सकने में समर्थ होंगे। इस पर भी आंध्र प्रदेश के दोनों क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की परिस्थितियां निर्भर करती है। तो देखते हैं आने वाले वक्त में इन 3 राज्यों में किस प्रकार से विपक्ष को हराने में, किस प्रकार से भाजपा को हराने में और विपक्ष की मजबूत बुनियाद रखने में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल, खासकर नीतीश कुमार, इस मामले में अपनी भूमिका निभाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि यकीन मानिए दोस्तों, जो परिस्थितियां हैं उसमें यदि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ गई तो भारतीय जनता पार्टी का आज की तारीख में आप कहें तो 150 लोकसभा सीट लाना मुश्किल हो सकता है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में नीतीश कुमार की भूमिका सतही हो सकती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी को ही मजबूत बुनियाद रखनी होगी, मजबूत चुनावी लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाकर भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों राज्यों में वो 1991 के बाद मध्य प्रदेश में और 2009 के बाद राजस्थान में रोक पाने में कामयाब होंगे। देखते हैं कांग्रेसी कितना सीरियस है, विपक्षी एकता की बात ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर वोटर के बीच कैसे पहुंचती है, इस बात पर ही इन दोनों राज्यों में सब कुछ निर्भर करता है। और आंध्र प्रदेश में तो कोऑर्डिनेशन का मामला है, वहां वैसे निर्भर करता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए 4 PM और पल पल की राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। नमस्कार।